नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। साथ ही साथ लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान की अगली कक्षा में भी आपका स्वागत है। आने वाले कुछ ही समय में आपके सामने जो लाइब्रेरियन के हैं, ग्रंथपाल के 944 पद देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या है वो है 1844 और इस 1844 में से 944 पद इस वित्तीय वर्ष में भरे जाएंगे और बाकी के जो 900 पद हैं वो अगले वित्तीय वर्ष में भरे जाएंगे, यानी अगले या फिर जब भी उसकी वैकेंसी आएगी। कुल मिला के आपके सामने जो यथार्थ सीट जो देखने को मिलेगी वो 944 का ही देखने को मिलेगा। बाद में 900 का पद कब आएगा कब नहीं आएगा वो अलग बात है। तो लाइब्रेरी से अगर आप लाइब्रेरी साइंस से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप लोग को सीरियस रहने और पढ़ने की आवश्यकता बहुत अच्छी तरीके से। लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस की शुरुआत में ही मैंने कहा था, या फिर एक वीडियो में मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि इसका सिलेबस बड़ा लंबा है और धीरे धीरे करके हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और भी आपको मैंने बोला था कि जो भी पढ़ाऊंगा पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। तो इसी क्रम में हमने जो एमएस सॉरी वो स्वामीनाथन जो है, स्वामीनाथन के जो पंच सूत्र लाइब्रेरी को ठीक ठाक रखने के लिए, लाइब्रेरी को अच्छा रखने के लिए एस आर रंगनाथन का जो पंच सूत्र था 1931 में, जो उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी नामक एक किताब लिखी इंग्लिश में, उसमें दिया और उसके अंतर्गत हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक हमने इनके 2 सूत्रों की बात कर ली है, बुक्स फॉर ऑल यानी किताबें सबके लिए, और दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था कि पाठकों को उनकी वांछित पुस्तक मिले। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे सूत्र पर, और वो तीसरा सूत्र कहने का मतलब क्या है तो आज देखते हैं हम तीसरा सूत्र। सूत्र क्रमांक 3। सूत्र क्रमांक 3 कहता है, सूत्र क्रमांक 2 क्या कहता था कि प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले, यानी जो रीडर है, पढ़ने वाला है, उसको उसकी पसंद का किताब मिलना चाहिए, बुक मिलना चाहिए। सूत्र नंबर 3 कहता है, फॉर्मूला नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक भी मिले। क्या कहने का मतलब है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले कहने का मतलब क्या है, इसके क्या मीनिंग है, क्या चीज है, उस सब विषयों को हम बातचीत करेंगे। यानी ये फॉर्मूला का, इस सूत्र का तीसरा जो सूत्र है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, इसका क्या मतलब। हमने देखा सूत्र क्रमांक 1। सूत्र क्रमांक 1 किस तरीके सूत्र क्रमांक 1 फोकस करता है लाइब्रेरी के ऊपर, लाइब्रेरी की किताबों के ऊपर। सूत्र क्रमांक 2 जो फोकस करता है वो फोकस करता है पाठक के ऊपर, यानी रीडर के ऊपर, कि उसको सहूलियत हो, उसको जो पसंदीदा किताब है उसको मिले। लेकिन सूत्र क्रमांक 3 कहना यह चाहता है कि किताबें बहुत सी हो गई, अच्छी अच्छी किताबें हो गई, लेकिन मैं मान लेता हूं कि बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। आप जान सकते हैं बिलासपुर के बारे में, कोई रीडर है जो बिलासपुर के बारे में जानना चाहता है, वो बिलासपुर के बारे में उन किताबों को पढ़ करके जान सकता है। कोई रीडर है जो रायपुर के बारे में जानना चाहता है तो वहां को पढ़ करके वो जान सकता है, ठीक। लेकिन मान लेता हूं ये रीडर तो है, लेकिन ये रीडर किस भाषा में पढ़ाई करते हैं तो इंग्लिश में पढ़ाई करते, सॉरी हिंदी में पढ़ाई करते हैं, या तो छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई करते हैं। किस भाषा को समझते हैं, किस लिपि को? या तो हिंदी को समझेंगे या तो छत्तीसगढ़ी लिपि को समझते हैं, छत्तीसगढ़ी को समझते हैं। लेकिन मान लेते हैं किताबें अच्छी हो, बिलासपुर के बारे में हो, और बिलासपुर के लोग बिलासपुर के बारे में और भी जानना चाहते हैं, या छत्तीसगढ़ के लोग जानना चाहते हैं, लेकिन कोई किताब जो इंग्लिश में लिखी है और यहाँ के जो पाठक हैं, जो रीडर हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, और यहाँ की लाइब्रेरी में ऐसी कोई किताब रख दी जाए तो एक किताब कोई मतलब का नहीं। यानी किताब अच्छी है, किताब में कोई बुराई नहीं है, किताब अच्छी है, लेकिन उस किताब को उसका पाठक यानी उसका रीडर नहीं मिल पाया। किताब अच्छा होने के बावजूद उसका रीडर नहीं मिल पाया। अगर मैं बात करूं कोई हिंदी भाषा की किताब है,
हिंदी भाषा की किताब है और देवनागरी लिपि में लिखी। और इस किताब को हम नाइजीरिया के किसी लाइब्रेरी में रख दें और वहां के लोग मैक्सिमम लोग इंग्लिश समझ सकते हैं अगर इंटरनेशनल भाषा की बात करें, और ये हिंदी की किताब हम नाइजीरिया के लाइब्रेरी में रखेंगे तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। मतलब इक्का दुक्का हो सकता है, कोई भूला भटका हो जो उस किताब को पढ़ ले या देख ले, लेकिन जो उसका लाभ हिंदी भाषी क्षेत्र में मिलना था वो लाभ तो उसको नहीं मिल पाया। इसी बात को कहने के लिए आर एस स्वामीनाथन एस आर रंगनाथन ने एस आर रंगनाथन ने तीसरा लॉ दिया, तीसरा नियम दिया और कहा कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। और ये लॉ फोकस किस पर करता है? तो पुस्तकों के उपयोग पर। केंद्र बिंदु क्या मानता है? केंद्र मानता है कि पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, पुस्तक को पढ़ने वाले लोग मिलने चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि जहां पर पढ़ने वाले लोग हैं वहीं पर हमको लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में वैसी पुस्तक रखनी चाहिए जिस पुस्तक को वहां के लोग पढ़ सकते। यही बात है ना? ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके निहितार्थ को, या फिर निहितार्थ कहूं या मैं कहूं कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, इसके लिए कौन कौन सी चीजें उपयोग करनी चाहिए कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। इसका मीनिंग क्या है? लिख देता हूं फिर से। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, इसका मीनिंग क्या है? या फिर प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला इस नियम के अंतर्गत एक उपनियम बताया गया या बनाया गया जिसको कहा गया मुक्त अधिगम या प्रवेश। क्या कहा गया? पहला उपनियम क्या कहता है? पहला उपनियम कहता है मुक्त अधिगम या प्रवेश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो लाइब्रेरी बना रखी है जहां पे आपने किताबें रखी हुई हैं, उस लाइब्रेरी में लोगों के आने जाने पर किसी भी प्रकार का गैर जरूरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसा लाइब्रेरी जो आप बना रहे हैं वह लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी हो? निशुल्क लाइब्रेरी हो। हालांकि आप चाहें तो लाइब्रेरी के संचालन के लिए चाहे तो कोई नियम बना सकते हैं। लाइब्रेरी के संचालन के लिए आप नियम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नियम आप नहीं बनाए किसी भी लाइब्रेरी में कि वहां लोग जाने से थोड़ा सा कतराने लगे। ठीक है, कोशिश तो यही करना है कि मुफ्त अधिगम मिले यानी फ्री लाइब्रेरी की सर्विस मिले। और साथ ही साथ क्या, अगर आपको कोई नियम ही बनाना है तो आप नियम बना सकते हैं, ताकि नियम भी आप इस प्रकार से बनाएंगे कि नियम किस प्रकार से बनाना है। अगर नियम बनाना है तो नियम किस प्रकार से बनेगा? नियम बनाने का मूल उद्देश्य क्या होगा? नियम बनाने का मूल उद्देश्य क्या होगा? नियम बनाने का मूल उद्देश्य क्या होगा? तो नियम बनाने का मूल उद्देश्य है कि एक किताब को यानी नियम इस प्रकार से बनाना है क्या कि एक किताब को अधिक से
अधिक पाठक पढ़ सकें। एक किताब का उपयोग अधिक से अधिक पाठक पढ़ कर सकें, यानी अधिक से अधिक पाठक पढ़ सकें। क्लियर होगा मेरे ख्याल से पहला नियम। पहला नियम नहीं, पहला उपनियम, इस प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, इसके लिए पहली कार्यवाही क्या होनी चाहिए, पहला नियम क्या होना चाहिए, पहला उपनियम क्या होना चाहिए, या पहली व्यवस्था क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली व्यवस्था यही होनी चाहिए कि मुक्त प्रवेश या अधिगम। मुक्त प्रवेश या अधिगम कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप लाइब्रेरी की सर्विस दे रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार से ऐसी अड़चन नहीं लगानी है जैसे जिससे कि जो अधिगम करने वाला है, जो सीखने वाला है, जो पढ़ने आने वाला है, वो आना ही ना चाहे। ठीक है, वो आना ही ना चाहे। उसके लिए आप चाहे तो निःशुल्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई नियम भी बनाना है तो केवल और केवल लाइब्रेरी के सफल संचालन के लिए आप नियम बनाएंगे। और उसमें मूल रूप से आप उद्देश्य शामिल कर क्या करेंगे, मूल रूप से आप उद्देश्य शामिल करेंगे, लिख देता हूं इसको बाद में काम आएगा। ठीक, मूल रूप से आप उद्देश्य शामिल क्या करेंगे कि एक किताब को अधिक से अधिक लोग उपयोग कर सकें। ठीक है, यहां तक समझ में आया हो। अब कोई व्यक्ति जो है लाइब्रेरी के अंदर यहां से प्रवेश कर चुका है, मुफ्त अधिगम प्रवेश से निःशुल्क वो प्रवेश कर चुका है किसी लाइब्रेरी के अंदर। तो जब किसी लाइब्रेरी के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश कर चुका है तब वहां पे एक दूसरा नियम, यानी दूसरे इस तीसरे प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, इसको फॉलो करने के लिए एक दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसको कहेंगे हम व्यवस्था नंबर 2। जैसे इसको बोला हमने व्यवस्था नंबर 1, वैसे ही इसको बोलेंगे क्या, व्यवस्था नंबर 2। और व्यवस्था नंबर 2 को कहते हैं विधानी सेल्फ व्यवस्थापन। विधानी सेल्फ व्यवस्था विधानी सेल्फ व्यवस्थापन, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जब किसी लाइब्रेरी में जाता है तो किताबें क्या होनी चाहिए, सेल्फ यानी अलमीरा में रखी होनी चाहिए और ऐसे तरीके से रखी होनी चाहिए कि एक राइटर है उसका किताब एक जगह या एक विषय से संबंधित किताब एक जगह, ताकि कोई रीडर, कोई पाठक उस किताब को खोजने जाता है तो वो आसानी से खोज सके, या मैं कहूं कि उस किताब को उठाए बिना ही बहुत सारी जानकारी उस किताब के बारे में जान सके। तो किताबें कैसी रखनी चाहिए, जैसे ये किताब है कोई, तो उस किताब को इस प्रकार से रखना चाहिए ताकि सामने में उसका राइटर कौन से विषय की किताब है, उस किताब को पढ़ने के बाद मैं क्या क्या जानकारी ले पाऊंगा, वो मैक्सिमम जानकारी कवर से ही उसको पता चल जाए। उसके बाद अगर उसको उस किताब में रुचि आती है, किसको, पाठक को, तब वह किताब उठा लेगा, अन्यथा वह छोड़ करके दूसरी किताब की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं विधानी सेल्फ व्यवस्थापन। तीसरा नंबर पॉइंट अगर हम देखें तो कहेंगे नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन। इसी में यहां पे मैं लिख सकता हूं ये तीसरा नंबर पॉइंट, लेकिन यहां पे ना लिख करके आगे लिख रहा हूं क्योंकि पेज नहीं है यहां। ठीक, नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन। नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन, नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक नई किताब को कोई नया, प्रत्येक नई किताब या कोई नई जानकारी आती है किसी किताब में, तो उसको रीडर क्या करता है, पाठक क्या करता है, उसको पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है। पढ़ना चाहता है ना, आपको भी कोई नई किताब मिलेगी तो आप पढ़ना चाहेंगे, या फिर आपने जो पुरानी कुछ चीजें पढ़ रखी हैं उसमें कुछ अपडेटेड चीजें मिलेंगी तो आप उसको पढ़ना चाहेंगे। तो ये नंबर पॉइंट क्या कहता है कि नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन होना चाहिए, यानी जो भी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में अगर कोई नई किताब
आती है, तब की स्थिति में उस किताब को क्या करना चाहिए, अलग से रखने या प्रदर्शन करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई पाठक अगर जा रहा है तो उसे पता चल जाए कि कौन सी किताब आई है और कौन सी किताब नहीं आई है। यहां कौन सी किताब नहीं आई है उसके लिए एक अलग क्या होना चाहिए, एक अलग क्षेत्र ही होना चाहिए, एक अलग सेक्शन ही होना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ अगर किसी लाइब्रेरी को लगता है कि और भी कुछ कर सके तो वो एक काम और कर सकता है कि जो नवीन पुस्तक आई है उनका एक विषय सूची जारी कर दे, विषय सूची नहीं, अनुक्रमाणिका, अनुक्रमाणिका यानी लिस्टिंग जारी कर दे। तो ऐसे में क्या होगा, जो पाठक है उस पाठक को उस लाइब्रेरी के उस नए किताब वाले भाग में भी नहीं जाना पड़ेगा, और चाहे तो अनुक्रमाणिका से ही देख करके जान जाए कि क्या मुझे लाइब्रेरी के उस भाग में जाना चाहिए जहां की नई किताबें रखी हैं या नहीं रखी हैं, या फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक, चौथा नंबर पॉइंट हम इसी में देखेंगे। ठीक, तीन बातें हो गई। चौथा नंबर पॉइंट कहता है पुस्तकालय सूची। पुस्तकालय सूची, पुस्तकालय सूची कहने का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? यह बहुत ही आसान चीज है। पुस्तकालय सूची कहने का मतलब सामान्य सी बात है, लिस्टिंग से, लिस्टिंग से। लिस्टिंग कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के पास कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन राइटर की किताबें हैं, वो किताबें कब प्रकाशित हुई, क्या हुई, इस सब के विषय में एक लिस्ट बनाना चाहिए लाइब्रेरी को, ताकि वो आने वाले जो पाठक हैं उनको उसके सामने पेश कर सके। तो पाठक को और कोशिश हो, अब तो पहले तो ये बनाया जाता था, और कोशिश क्या करनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा लिस्ट जो है वो क्या हो, सार्वजनिक हो, या अभी के समय में, अभी के समय में ऑनलाइन हो। इससे ऑनलाइन होने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो लाभ ये है कि अगर कोई विषय सूची ऑनलाइन होगी तो उसे पाठक देख करके जान जाएगा, घर से भी, किताब, मोबाइल से भी, कि क्या मेरे पसंद की किताब या मेरे राइटर की किताब या मुझे जो चाहिए उस तरीके की किताब किसी लाइब्रेरी में उपलब्ध है या नहीं है। हालांकि ये जो ऑनलाइन वाली बात है, ठीक, ये ऑनलाइन वाली बात है, ये हमारे इस सूत्र क्रमांक 3 यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले में शामिल नहीं होगा। यही ऑनलाइन वाली बात हमको कहां शामिल हो जाएगी, हमारा जो सूत्र क्रमांक 4 आएगा, जिस सूत्र क्रमांक 4 में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रत्येक पाठक का उसका समय हमको बचाना चाहिए, वहां पर इसको हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि ऑनलाइन कर देना चाहिए, ताकि पाठक को क्या, अगर जरूरत हो तभी आए, नहीं तो लाइब्रेरी जाने आने में 1 घंटा लग जाएगा तो क्या मतलब, अगर देख लिया कि किताब है तो चाहे तो जाए या फिर वो ना जाए, उसका समय बच जाए। अब इसी में देखते हैं 5वां नंबर पॉइंट, जिसको कहते हैं संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा जिसको कहते हैं 5वां नंबर पॉइंट, संदर्भ सेवा या रेफरल सेवा, रेफरल सर्विसेज। संदर्भ सेवा या रेफरल सेवा क्या सेवा है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
इसी को हम व्यक्तिगत सहायता संदर्भ सेवा के नाम से भी जानते हैं। ये सेवा क्या है? जब मैं किसी लाइब्रेरी में प्रवेश करता हूं, हालांकि हमने सारी व्यवस्थाएं लाइब्रेरी के तीसरे सूत्र के अनुसार कर दिया, यानी मुफ्त अधिगम कर दिया, प्रवेश फ्री कर दिया, शेल्फ की व्यवस्था कर दी जहां किताबें दिख रही हैं, नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन भी करा रहे हैं, इसके अलावा पुस्तकालय की सूची भी जारी कर रहे हैं। लेकिन संदर्भ सेवा क्या है? अगर कोई नया रीडर, कोई पाठक जो उस लाइब्रेरी में जाता है और उस लाइब्रेरी में जाने के बाद भी उसे उस लाइब्रेरी से संबंधित कुछ समस्या है, जैसे ये फलाना नामक किताब कहां पर होगी, फलाने राइटर की किताब कहां पर होगी, क्या मैं ये किताब 7 दिन के लिए घर ले जा सकता हूं, यहाँ की नियमावली व्यवस्था क्या है, क्या किताब को लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देना पड़ता है या यह निःशुल्क है, किताब मैं घर ले जा भी सकता हूं या नहीं ले जा सकता हूं, ऐसे कई सवाल होते हैं। तो इन सवालों के जवाब के लिए संदर्भ सेवा होना आवश्यक है, अर्थात वहां पे अधिकारी हो, कर्मचारी हो लाइब्रेरी के, जो कर्मचारी संदर्भ सेवा का काम करें, रेफरल देने का काम करें, रेफरेंस देने का काम करें, वो अच्छी तरीके से प्रशिक्षित और जागरूक भी होनी चाहिए, ताकि वो सामने आने वाले पाठक को किताबों के बारे में या लाइब्रेरी के बारे में सही जानकारी दे सके, या कोई पाठक बोले कि मुझे देश दुनिया के भूगोल के बारे में जानना है, एक उदाहरण बोल रहा हूं, तो वो लोग बता सके कि अगर आपको भूगोल के बारे में जानना है तो आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। इसी को कहा जाता है संदर्भ सेवा। और एक अगला पॉइंट है जो कि 6वां नंबर पॉइंट में है, जिसको कहेंगे प्रचार। प्रचार कहने का मतलब क्या है? लाइब्रेरी के पास कौन सी किताब है, लाइब्रेरी में कितने लोग आकर के पढ़े, कितना समय बिताए, उसके लिए क्या वार्षिक रिपोर्ट लाइब्रेरी जारी कर सकती है, पुस्तकालय का बुलेटिन जारी कर सकती है, पत्रिका जारी कर सकती है, किसी प्रकार का समाचार पत्र छोटा मोटा जारी कर सकती है, जिसमें वो बताए कि हमारे लाइब्रेरी में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, किस किस प्रकार की किताबें हैं, ताकि और लोग भी आकर्षित हो सकें। ठीक है। और अंतिम नंबर पॉइंट है जिसको कहा जाता है पुस्तक चयन। पुस्तक चयन, पुस्तक चयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो जो लाइब्रेरी है, क्या बोलते हो, पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय की है। पुस्तक चयन की जिम्मेदारी किसकी है? पुस्तकालय की। पुस्तकालय को चाहिए कि वो हर प्रकार का सर्वे करे, लाइब्रेरी को चाहिए कि वो हर प्रकार का सर्वे करे, और सर्वे करके वो जानने की कोशिश करे कि लोगों को किस प्रकार की किताबें, या फिर लोगों को किताबों के इस विषय में किस किस प्रकार की डिमांड्स हैं, किस किस प्रकार की जानकारी वो चाहते हैं, वैसे ही किताबें अगर किसी पाठक को, किसी लाइब्रेरी को लगता है कि हमारे लाइब्रेरी में अगर हम नवीन किताबें रखेंगे तो लोग आएंगे, ऐतिहासिक किताबें रखेंगे तो लोग आएंगे, मैथोलॉजी वाली किताबें रखेंगे, धार्मिक किताबें रखेंगे तो आएंगे, तो ऐसे वैसे किताबें पुस्तक चयन के दौरान किसी लाइब्रेरी को करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो रहा यहीं तक। अब अगले वाले वीडियो में हम, या फिर इसी वीडियो में हम पढ़ाने के लिए सोचा था, चौथे सूत्र की बात करेंगे, सूत्र क्रमांक 4। और इस सूत्र क्रमांक 4 क्या कहता है? पाठक का समय बचाओ, यानी सेव द टाइम ऑफ रीडर। पाठक का समय बचाओ। और पाठक के समय बचाने के लिए हम कौन कौन सी पद्धति, कौन कौन से तरीके अपनाएंगे, क्या क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। मैं सोचा था इसी वीडियो में पढ़ा दूंगा, लेकिन इस वीडियो का लेंथ लगभग 25-30 मिनट हो गया, 24 मिनट हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ एक नए ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में पढ़ाऊं, ताकि एग्जाम में आपसे जब प्रश्न आए तो किसी भी प्रकार से छूटे नहीं। ठीक है, तो मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।